हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर। और जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं आप लोग के लिए क्लास 12th का जो मॉडल पेपर आया है 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मॉडल पेपर क्वेश्चन आ गया है, जिसमें हम आपको मैथ्स का लॉन्ग क्वेश्चन बता रहे थे, जिसमें 4 प्रश्न जो है आपका बचा हुआ था। 35, 36, 37 और 38 नंबर। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोगों को सारा वीडियो प्रोवाइड करवा दिया है। और पूरा अगर 12th क्लास का चैप्टर वाइज देखेंगे तो आपको सारा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले ये सवाल था कि dx माइनस डी वाई इंटू वन प्लस एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई बराबर 0। इसको हमें सोल्व करना है। ये और 5 अंक आपको देगा। तो चलिए अब हम इसको सोल्व करके डायरेक्ट बताते हैं, और सोल्व हम किए हुए हैं ताकि आपको जल्दी में समय आपका बच सके। देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं ये आपका सवाल है, क्वेश्चन नंबर 35। dx बराबर ये जो दिया हुआ था, इसे हम क्या करते हैं, dy बाई dx या dx बाई dy निकालने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले माइनस जो है ना, इसको हम राइट साइड अगर ले चले तो माइनस ऐसे ही प्लस हो जाएगा। अब डी वाई को हम बटा में ले आते हैं, इससे हमें डी एक्स बटा डी वाई निकल जाएगा, डी एक्स बटे डी वाई, और इधर ये बेचारा बच जाएगा। अब इसको क्या करिए, इसको ब्रैकेट तोड़ दीजिए, इसमें गुना करिएगा तो एक्स वाई आ जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो एक्स में एक्स से तो एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर में वाई से था वाई क्यू आ जाएगा। ठीक, अब ई प्लस को इधर लाते हैं तो माइनस हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो देखिए डी एक्स बाई डी वाई बराबर, आप जानते थे डी एक्स बाई डी वाई माइनस पी एक्स पी वाई अब बराबर क्यू होता था, जहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर है ये दिक्कत दे रहा है, क्योंकि वाई के टर्म में बाद वाला होना चाहिए, क्योंकि दूसरा फॉर्म पर आपको ये चीज़ याद होगा, डी एक्स बटा डी वाई। अब प्लस में होता था पी एक्स और बराबर के बाद क्यू, जहाँ पी और क्यू क्या है, कांस्टेंट है या वाई के रूप में फलन है। तो यहाँ पर देखिए वाई के रूप में तो था, लेकिन एक्स स्क्वायर दिक्कत दे रहा है, तो क्या करें, सब में एक्स स्क्वायर से हम पहले भाग ही दे रहे हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर से भाग दिए, इसमें भी एक्स स्क्वायर से, इसमें भाग दिए तो ही कट गया, तो सिर्फ वाई क्यू आपका बच गया। अब क्या करिए कि यहाँ एक्स वाई बटा एक्स स्क्वायर जो है, एगो एक्स एक्स कटेगा तो एगो एक्स बच जाएगा बटा में, और वाई बटा एक्स रहेगा। तो अब आपको करना क्या है, 1 बटा एक्स जो बचा उसको हमें टी मानना या जेड मान लेते हैं। ठीक है, और जेड मान के इसको वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके डी एक्स बाई डी वाई का मान निकालिएगा। तो वाई के रेस्पेक्ट में जैसा ही इसका डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो 1 बटा एक्स का तो आप जानते हैं माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन फिर से आपको एक्स का करना होगा तो एक्स बटा डी वाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चेन रूल लगा, ऐसे समझिएगा कि डी बटा डी वाई 1 बटे एक्स बराबर हो गया है डी जेड बटे डी वाई। इस फॉर्म में किए हैं तो 1 बटा एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, और यहाँ पर y है, यहाँ x है, तो फिर से आपको x का करना होगा तो डी एक्स बटे डी वाई, इस तरह से डी जेड बटे डी वाई आता है, यही चीज़ लिखे। ठीक है, तो माइनस को हटाने के लिए हम इधर ले आए हैं तो ये प्लस हो गया, तो इससे हमें बन गया 1 बटे एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई बराबर माइनस डी जेड बटे डी वाई। अब इस मान को यहाँ पे हम रख देते हैं, समीकरण यहाँ पे आप इसको मान लीजिए एक या कुछ भी ऐसे करके, तो इसके चलते हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी जेड बाई डी वाई, और यहाँ पर जो 1 बाई एक्स है उसके चलते जेड लिख देंगे और इसको करते हैं। तो देखिए इसके चलते पहले हम क्या लिखेंगे, माइनस डी जेड बाई डी वाई। तो देखिएगा यहाँ ध्यान से कि इसके चलते लिख दें माइनस डी जेड बाई डी वाई, और यहाँ जो 1 बाई एक्स है ये चीज़ हम फिर से लिख दें कि 1 बाई एक्स है और वाई है और बराबर वाई क्यू है, ये चीज़ सेम चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, अब 1 बटे एक्स को तो हम माने थे जेड, और ये y रहेगा बराबर वाई क्यू। अब अगर आप इसको देखेंगे तो फॉर्म पर आ चुका है, लेकिन ये माइनस को हटा दीजिए पहले, तो माइनस से हम गुना कर देते, माइनस प्लस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया और इधर माइनस आ जाएगा। ठीक, अब इसको अगर आप देखेंगे तो ये फॉर्म पर आपको नजर आएगा अच्छा से कि डी जेड बाई डी वाई प्लस पी जेड बराबर क्यू, जहाँ पी और क्यू क्या है, कांस्टेंट है या फंक्शन है, किसके रूप में, वाई के रूप में। तो आप देख सकते हैं कि अब वाई वाई के रूप में सिर्फ है, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। अब इस जहाँ पर पी का मान छाटेंगे तो देख लीजिए पी क्या है, जेड के सामने क्या है, जेड के सामने वाई है, तो पी के मान वाई हो गया, और क्यू बराबर के बाद माइनस वाई क्यू है तो माइनस में वाई क्यू। अब यहाँ से आपको आई एफ निकालना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आई एफ निकालेंगे तो ई के पावर पी डी वाई होता है, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में ये फंक्शन है, तो p तो रहेगा, p के मान के देख लीजिए कितना y है डी वाई, y का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो y स्क्वायर बाई 2 होता है, क्योंकि पावर में एक है तो एक जुड़ेगा तो y स्क्वायर बाई 2। अब इसको तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो यही आपका IF हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसका सोल्यूशन लिखेंगे तो याद रखिएगा, जैसे डी वाई बाई डी एक्स होता था तो y गुने आई एफ लिखते थे, यहाँ पर डी जेड बाई डी वाई तो ऊपर में जेड है, इसीलिए जेड गुने आई एफ बराबर क्यू गुने आई एफ और डी वाई, क्योंकि वेरिएबल आपका y है, प्लस में सी ए फॉर्मूला हो। अब इस फार्मूला में आपको मान बैठाना था, जेड का मान छोड़ देते बाद में रखेंगे, आई एफ का मान यहाँ पे लाए हैं वो रख दे रहे हैं,
और Q का मान यहाँ से आप देख लीजिए माइनस में वाई क्यू, और IF का मान अब यहाँ पर जो लाए हैं dy रहेगा प्लस C। अब यहाँ से आपको इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करिए, इसको पहले t मानिए y²/2 को, तो y²/2 को t माने, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो y के रेस्पेक्ट में तो मतलब फंक्शन सेम है, तो y² का तो 2y होता है और 2 बटा में रहेगा और dt/dy, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में किए तो सेम है, इसीलिए जस्ट के, तो इसका चेन रूल यहाँ नहीं लगा। 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, इसे आप dy को ऊपर ले जा सकते हैं, y को बटा में ला सकते हैं, तो dy का मान निकाल लीजिए इससे करके, तो dt/y आप लिख सकते हैं, किसका मान, dy का मान। अब यहाँ से एक लीजिए और समझ लीजिए कि मान लीजिए y² का मान आपको जरूरत पड़ जाए तो 2 से ऐसे गुना कर सकते हैं, तो y² के जगह पर आप 2t भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरत पड़ेगा, इसलिए इसको साइड से निकाल दिया है। अब देखिए इसमें रखते हैं, तो z गुने ये बेचारा ये -y3, इसको हम क्या माने हैं, t माने हैं, तो इसको लिख देते हैं e⁻t, और ये जो dy है यहाँ से देखिए dy है, dy का मान हम कितना निकाल के लाए, dt/y, और लास्ट में ये जो c है ये तो रहेगा। अब यहाँ से देखिए एगो y से एगो कटेगा लेकिन 2 गो बच जाएगा, मतलब y² अभी भी आपका बच रहा है, और e⁻t dt प्लस c, ये जो y² है, y² का मान हम इसीलिए यहाँ निकाल लिए थे कि y² के जगह फिर से हम क्या रख सकते हैं, 2t रख सकते हैं, तो यहाँ पर रख दिए हैं 2t, माइनस बाहर कर दिए हैं 2t e⁻t dt। अब यहाँ से u इंटू v पर आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, याद रखिए 2 को हम बाहर ही कर लेते हैं, -2 को बाहर, और u इंटू v पर इंटीग्रेशन लगाते हैं, तो t बाहर, e⁻t का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फिर t का डिफ्रेंशिएशन, e⁻t का इंटीग्रेशन, और फिर dt तो रहेगा प्लस में c लास्ट वाला, -2 बाहर ही रहेगा, t बाहर है तो बाहर है रहेगा, इसका इंटीग्रेशन सेम होता है, t का यहाँ डिफ्रेंशिएशन करना इसलिए 1 हो गया है, जैसे x का 1, e⁻t का तो इंटीग्रेशन सेम ही रहता है, ये dt रहेगा प्लस में c। अब ये बेचारा हो गया, अब एक बार और इसका इंटीग्रेशन करना है तो पहले गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, उसका इंटीग्रेशन भी तो सेम ही आता है प्लस में c। अब आप चाहे तो इसमें से कॉमन ले सकते हैं क्या, e⁻t, और बचेगा आपका t-1 प्लस c। अब ये जो मान हम यहाँ जो सब लिखते आ रहे थे, क्या किए, थोड़ा सा चेंज किए थे कि z का मान फिर से हम 1/x 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 रखते चला है, और ये सारा सेम चीज़ उतर गया। अब ये जो आपको e⁻y²/2 दिख रहा है, यहाँ t के मान अब हम रखते हैं, क्या t किसको माने थे, तो देख लीजिए t माने थे हम y²/2 को, तो हम यहाँ पे रख देते हैं। अब देखिए तो इधर बेचारा है, यहाँ पर हम e⁻t था तो t के जगह हम रख दिए y²/2, और यहाँ भी t था तो t के जगह y²/2 -1 प्लस c। अब हम जो e⁻y²/2 है सब में भाग देते हैं, तो इसमें भाग देंगे तो हट जाएगा, यहाँ भाग देंगे तो ये भी हट जाएगा, तो क्या बचेगा -2, और इसको हम भी इनका घटाव बना देते हैं, तो y²/2 और प्लस c, इस भाग जब देंगे तो ये तो हट जाएगा, ये तो हट जाएगा, लेकिन इसके बटा में तो लटक जाएगा क्योंकि नहीं है इसके बटा में, तो इसलिए e⁻y²/2 आ गया है, ठीक है। और इस ई वाला कट गया, ई वाला कट गया, इस पर बटा में आ गया। अब देखिए 1/x जस्ट के 10, अब चाहे तो आप ये 2 से 2 काट सकते हैं, तो माइनस से गुना करिए तो -y² माइनस प्लस हो जाएगा, और c ये जो प्लस में y²/2 नीचे है ऊपर ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा -y²/2। अब आप चाहे तो एक लाइन और बढ़ा सकते हैं कि 1/x माइनस है इधर ले आइए, चाहे 2 - y कर देते हैं, 2 - y², अब प्लस में c इंटू e⁻y²/2 प्लस c तो है नहीं, बस यही आपका आंसर हो गया क्योंकि c तो यहाँ लिखा चुका है। तो ये है आपका फाइनल आंसर, और इतना बनाने के लिए बनाइएगा तभी आपको 5 अंक मिलेगा। उसके बाद अगले सवाल पर आते हैं 33 नंबर, सॉरी 33 बोल रहे हैं 36 नंबर। सिद्ध करें कि 3 बिंदुए इतना इतना और इतना एक रैखिक है। एक रैखिक का मतलब होता है कोलिनियर, यानी कि समांतर अगर आपको साबित करना है तो ध्यान दीजिएगा ये बिंदु है, बिंदु है तो इसका मतलब स्थिति सदिश है। बिंदु मतलब स्थिति सदिश, तो मान लीजिए कि ओ पॉइंट का स्थिति सदिश ओ ए होता है, बी पॉइंट का स्थिति सदिश ओ बी होता है, और सी पॉइंट का स्थिति सदिश ओ सी होता है। तो इसलिए हम ओ ए बराबर मान लेते हैं ए है वेक्टर ई पहला, ओ बी मतलब बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है, और सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है। तो इसलिए ओ ए ओ बी ओ सी मान लिए ए बी सी करके। अब हमें निकालना क्या होगा, मान लीजिए 3 गो बिंदु ऐसे ये लाइन पर है, ठीक है, और ये हमें दर्शाना है कि ये तीनों जो है वह संरेख है। तो पहले हम किसका मान निकालेंगे, ए बी का मान निकालेंगे, फिर हम बी सी का मान निकालेंगे, और दोनों देखेंगे कि पैरेलल है कि नहीं। तो पहले हम ए बी निकालते हैं, तो ए बी बराबर आप जानते होंगे कि बाद वाला में से पहले वाला घटाते हैं, मतलब ओ बी माइनस ओ ए, ऐसे x2 - x1 करके आपको फॉर्मूला याद होगा, x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप, या इसको बाद वाला में से पहले वाला घटा लेते हैं। तो ओ बी मतलब ये देख लीजिए ये ओ बी है, और ओ ए मतलब ये वाला है, तो नीचे में से ऊपर घटाना था। एगो आई में से 2 गो जब घटाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 3 जुड़ जाएगा।
और 2 गो आई में से 2 गो जे में से 3 गो जे जब घटाएंगे तो 2 गो में से 3 मतलब कम में से ज़्यादा, तो माइनस में जे बचेगा। और 3 में से जब 5 घटाएंगे तो ये भी आपका माइनस में ही बचेगा। ठीक है, अब हम बी सी निकालते हैं। तो बी सी मतलब क्या, सी में से बी घटाना, तो सी में से बी, बाद वाला में से पहले वाला। इस बार सी में से बी मतलब इसमें से इसको घटाना, तो घटे 7 में से 1 घटेगा तो 6। और हाँ, ये जब घटेगा तो इसका तो चिन्ह खाली बदल जाएगा, क्योंकि इसमें जे वाला है नहीं, तो इसलिए माइनस में 2 जे लिखे। अब माइनस के में से 3 के घटेगा तो माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस में 4 के। आप चाहे तो लिख के भी घटा सकते हैं। तो इससे हमें ए बी का मान बी सी का मान निकल गया, 2 गो वैक्टर, मतलब ए बी और बी सी निकल गया। अब जानना चाहेंगे कि दोनों पैरेलल है कि नहीं। तो देखिए पैरेलल के लिए हम करते हैं क्या, A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालते हैं इसी दोनों वैक्टर के लिए। तो इसमें देखिए A1 ये है, B1 ये है, C1 है, A2 B2 C2 ऐसे करके। तो ये 3/6 रखे, तो 3/6 कटेगा 1/2। ये B1 B2 निकाले तो -1/-2 कटे, माइनस माइनस कट जाएगा 1/2। C1 C2 निकाले तो ये -2 है, -4 है, तो -2 -4, माइनस से माइनस कटेगा, 2 दूनी 4 कटेगा 1/2। तो क्या तीनों आपस में बराबर आ रहा है? इसका मतलब A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर है। इसका मतलब कह सकते हैं कि जो 2 वेक्टर है ए बी और बी सी वह समानांतर है। और समानांतर का मतलब होता है कि ए बी सी क्या है, संरेख है। संरेख होगा तब ये समानांतर, इस तरह से। ठीक है, और संरेख अगर है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक रैखिक भी बोलते हैं। तो यही आपका रैखिक आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो लास्ट में आप लिख देंगे, अतः ए बी सी क्या है, एक रैखिक है या संरेख है। तो ये थोड़ा सा आसान था, बशर्ते कि आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल, 37 नंबर सवाल है। कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना से गुजरने वाले एवं तल इतना पर लंब तल के समीकरण ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा किसका समीकरण निकालिए, 3D का है। यही सब थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है। लंब तल का समीकरण निकालना है। तल मतलब प्लेन का इक्वेशन निकालना है। तो मान लीजिए कि प्लेन का इक्वेशन का एक बिंदु से जाने वाला प्लेन का इक्वेशन ये फॉर्म होता है। थोड़ा सा ये आपको याद होना चाहिए। एक बिंदु से पास करने के बाद जो तल का समीकरण होता है, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 बराबर z माइनस ये क्या लिख दिए z1, यहाँ पे क्या लिखिएगा z1। ठीक है, क्योंकि यहाँ x1 y1 और z1 बराबर 0। ठीक, अब ये बिंदु इससे पास कर रहा है, इससे भी पास कर रहा है, दोनों बिंदु से गुजर रहा है ना। ठीक है, दोनों बिंदु से गुजर रहा है, लेकिन हम इस बिंदु को पहले पकड़े हैं। तो इस बिंदु से अगर गुजर रहा है तो ये हो गया x1 y1 और z1। तो ये रख देते x1 के जगह 1 और y1 के जगह -2, तो ये प्लस हो जाएगा, और z1 के जगह 4, तो ये -4 बराबर 0। ये आपका इक्वेशन हो गया। अब इसी का आंसर निकालना है, जिसमें बस बच क्या गया है, ए बी सी अगर मान निकाला जाए इसमें रख दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन मेन आपका ए बी सी का मान ही निकालना है। अब कैसे निकलता है चलिए समझते हैं। एक और बात कि ये जो बिंदु इस बिंदु से भी गुजर रहा था, इस बिंदु से भी गुजर रहा था। तो लिखिए कि चूंकि तल, ये जो तल है इस बिंदु से भी तो गुजर रहा है, तो इस बिंदु से गुजरती है। इसका मतलब x का मान 3, y का मान -4 और z का मान 5 इस समीकरण को सेटिस्फाइड करेगा। तो हम करते क्या है, x के जगह यहाँ पे 3 रखते हैं, y के जगह -4 रखते हैं और z के जगह 5 रखते हैं। तो इसमें रखिए a इंटू 3 -1, देख सकते हैं 3 रखे हैं, y के जगह -4 और z के जगह ये वाला 5। ठीक है, 5 - 4 बराबर 0। अब इसको घटाइए, 3 में से 1 घटेगा 2 में से 4 जब घटेगा तो -2b और 5 में से 4 घटेगा तो 1, यानी c बराबर 0। और ये समीकरण आपका 3 बन गया। अब देखिए ये एक ए बी सी के रूप में एक इक्वेशन आ गया। अब प्रश्न में भी कह रहा था और क्या कि ये जो तल का आप जो समीकरण निकाल रहे हैं वो एक तल यहाँ पर दिया गया है, इस पर क्या है, लंब है। मतलब जो आप ये जो तल आप निकालेंगे समीकरण 1, यानी तल 1 जो है आपका इक्वेशन है ये वाला निकालना है। ये तल 1 जो है दिए गए तल, मतलब इस तल पर क्या है, लंब है। तो आपको पता होगा 2 गो जो तल लंब होता है तो ये कंडीशन लगता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 के बराबर होगा। तो a1 मतलब ये वाला तल 1 देखिएगा, तो यहाँ पर a है, तो a गुने इसके सामने क्या है, कुछ न तो 1, तो a गुने 1 दिख रहा होगा, a गुने 1। b1 मतलब ये वाला b1 b है और b2 इसमें से y के साथ, तो y के साथ तो कुछ नहीं, तो 1 के है। c1 मतलब ये c है और c2 मतलब इसके साथ z के साथ, तो z के साथ कितना है, -2 है और बराबर के बाद तो 0 रहेगा। इससे आपका एक नया इक्वेशन बनेगा जो कि ए बी सी के रूप में आएगा। ये a आएगा, ये b आएगा और ये -2c बराबर 0। तो समीकरण ये 3 बना था और ये समीकरण 4 बना। समीकरण 3 और समीकरण 4 को ब्रज गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से आपको सोल्व करना है। अब चलिए हम इसको सोल्व करके ए बी सी का मान निकालते हैं और यही चीज़ हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3।
बीजगुणन विधि आपको याद होगा कि पहले हम ए है तो ए लिखते हैं, बी यहाँ पर दूसरा में माइनस लगाते हैं और तीसरा में प्लस लिखते हैं, सी है तो सी लिख दिए। अब ए को डिलीट करेंगे, जैसे ए को ऐसे हम डिलीट करते हैं तो इसमें लिखते हैं गुना करिए, -2 में -2 से तो +4, ये बीच में हमेशा माइनस ही होता है। अब इसको गुना करिए इसमें इससे, तो यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है तो इसलिए 1 ही रह जाएगा। फिर जब बी को झाँकेंगे तो गुना करिएगा, बी है तो गुना करिए, 2 है यहाँ पर -2 है तो -4, बीच में तो आपका माइनस ही रहेगा। यहाँ 1 है यहाँ पर भी 1 है तो इसलिए 1 रहेगा। फिर सी को जब झाँकेंगे तो ध्यान दीजिएगा 2 में 1 से तो 2, बीच में माइनस रहेगा, लेकिन यहाँ 1 है और यहाँ -2 है तो -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इससे आपका ये इक्वेशन बना। अब ए बटा ये 3 हो जाएगा, ये -4 -1 -5 और 2 2 4, ये माइनस से माइनस आप चाहे तो काट सकते हैं। और ये सब किसके बराबर आएगा, के बराबर आएगा, ये मान लेते हैं। तो इससे आप इसको जब के बराबर करेंगे तो ये 3k हो जाएगा, तो ए का मान 3k आ गया। इसको जब इसके बराबर करेंगे तो ये b बराबर 5k हो जाएगा, और इसको जब इसके बराबर करेंगे तो c बराबर कितना आ जाएगा, 4k। इससे आप a का मान, b का मान और c का मान निकाल लिए। और आपका मेन उद्देश्य यही था कि यहाँ a b c का मान जब निकल जाए, ये जो समीकरण 1 है उसमें रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए a b c के जगह हम यहाँ पे रख देते हैं। तो समीकरण 1 से क्या था, a × x - 1 b × y + 2 × c × z - 4 बराबर 0, ये था समीकरण 1। इसमें a का मान हम 3 के लाए हैं, b के जगह 5 के लाए हैं और c के जगह 4 के लाए हैं, और ये 10 के 10 बराबर 0। अब इसमें दिक्कत क्या है कि के आपको हटाना है, तो क्या करिए, सब में से k कॉमन ले लीजिए। जैसे ही k कॉमन लेंगे तो ये जो 3 बचेगा, आप चाहे तो ये दोनों में गुना कर सकते हैं, तो 3x और ये माइनस में 3, ये k कॉमन लिए तो 5 बचा तो 5y और ये 5 दूनी 10, के कॉमन लेते हैं 4 बचा तो 4z और 4 चौके 16 बराबर 0। ये के को 0 के बटा में बिक देते हैं तो 0 के बटा में तो 0 ही हो जाएगा। अब इसको जोड़ घटाव कर लीजिए, 3x 5y 4z, ठीक है। और 10 में से 3 घटेगा तो 7, और 7 में से 16 घटाएंगे तो 7 में से 16 तो माइनस में 9 बचेगा और बराबर 0। और ये तो यही आपका इक्वेशन ही हो गया। अतः अभिष्ट जो तल का समीकरण है 3x + 5y + 4z - 9 बराबर 0, और ये आपका इक्वेशन। तो अब एक लास्ट सवाल है, उसको भी देख लेते हैं। ग्राफ आपको आना चाहिए, हर एग्जाम में एक सवाल तो पूछता ही है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सीख जाइए, इसमें बड़ी आसान है। ग्राफ न्यूनतमीकरण पूछ रहा था, मतलब सबसे छोटा वाला मान आप लोगों से पूछा है। तो देखिए सबसे पहले हम करते क्या है, ये जो बीच में 3 गो या 4 गो या 2 गो रहे तो और आसान होता है, 3 गो है तो थोड़ा समय लग जाता है। फिर भी यहाँ आसान इसलिए क्योंकि 1 2 है और ये छोटा वाला है, ठीक है, और ये तो लास्ट में रहता ही है। तो सबसे पहले इसको पकड़ते हैं, ये दिया हुआ है उसको लिख लिया। अब इसका संगत समीकरण निकालेंगे। तो संगत मतलब होता है समीकरण, मतलब जहाँ पर छोटा बड़ा या बड़ा छोटा है उसकी जगह हम बराबर लिख देते हैं। तो यहाँ x + y बराबर 1, फिर इसकी जगह भी बराबर और इसके जगह भी बराबर लिखेंगे। तो पहले हम इसको जब बराबर किए तो इसको हम इस फॉर्म पे लाने का प्रयास किए, x बटा a + y बटा b बराबर 1 के रूप में, ठीक है, क्योंकि 0 ना रहे बराबर के बाद, तो इसको इस फॉर्म पे लाने का प्रयास करिएगा। तो 1 है, ये है, तो 1 तो बटा में लटकाएंगे भी तो उसे कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, क्योंकि बराबर के बाद हमें 1 ही चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 रहता है तो 4 से भाग देते, तो यहाँ तो 1 आया, इसका मतलब x एक्सिस पर 1,0, y एक्सिस पर 0,1, ये आपका 2 बिंदु मिल गया इस रेखा पर। फिर इसको जब बराबर करेंगे तो देखिए x + 2y बराबर 10 है, इस बार तो 10 है लेकिन हमें तो 1 चाहिए, तो 10 से इस बार भाग दिए तो ये तो कटेगा, ये 5 बार में कट जाएगा। तो इससे आपका एक समझ में आया होगा, x/10 y/5 बराबर 1, इससे बिंदु आया 10,0 और 0,5, 2 बिंदु समझ में आ गया। तो इस रेखा के लिए ये बिंदु हो गया और इस रेखा के लिए ये बिंदु हो गया। उसके बाद एक और रेखा जो दिया हुआ है y बड़ा या बराबर दिया, y छोटा या बराबर 4 था, उसके जो हो गया y बराबर 4, तो y बराबर 4 तो एक सीधा सीधा रेखा होता है जो समीकरण 4 मान लिए हैं। तो देख लीजिए 3 है, ये 4 है। अब इस चीज़ का ग्राफ खींचते हैं। तो चलिए हम बारी बारी से पॉइंट को डिनोट करते हैं। 1,0, तो पहले हम क्या किए, इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर लिए अच्छा से, ठीक है। आप ग्राफ पेपर पर खींचिएगा, अच्छा लगेगा। और इसको हम ऐसे भी ऐसे काट दिए। अब हमें क्या चाहिए, पहले हम खींचते हैं 1,0 और 0,1, तो ये आपका 1,0 है और 0,1, ठीक है, ये वाला। अब इसको हम ऐसे मिला दिए, मिलाने के बाद इसका इक्वेशन भी हम यहाँ पे लिख दिए हैं। किसके बिंदु से आया है, तो ये वाला x + y, देख लीजिए x + y बराबर 1 के ये वाला लाइन है। उसके बाद हमें इसका खींचना है, 10,0, सपोज कीजिए यहाँ 10,0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10,0 है और 0,5, तो गिनिए 1 2 3 4 और 5, ये वाला, ठीक है। तो इसको और इसको मिला दिए हैं तो एक रेखा बना, जिसका इक्वेशन भी हम लिख दिए x + 2y बराबर 10, ये वाला।
ठीक है। अब उसके बाद एक और है y बराबर 4। तो y बराबर 4 क्या है, y एक्सिस पर सिर्फ खड़ा रहता है, तो y बराबर 4 गिनिएगा, 1 2 3, ये 3 है और ये 4 है, तो इस बस y पर 4, वैसे y बराबर 4 खड़ा कर दिए। ये आपका लाइन तो तीनों खींचा गया, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तीनों खींचा गया। तीनों खिंचाने के बाद अगर आप देखेंगे तो इसका किधर पेंट होगा से समझाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ये जो क्या था, बड़ा था, बड़ा कहने का मतलब इस लाइन से उधर जाना है, ठीक है। जब उधर जाएंगे तो हम इसका देखिए डायरेक्शन भी लिख दिए थे कुछ इस तरह से, डायरेक्शन इधर लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो रेखा है ये छोटा था, आप यहाँ देखें, छोटा का मतलब नीचे होता है, तो जैसे ही ये वाला लाइन नीचे आएगा तो देखिए हम यहाँ डायरेक्शन भी एक दे दिए हैं, यहाँ भी डायरेक्शन दे दिए, ठीक है। इसका मतलब है कि ये नीचे गा में पेंट होगा, ये किधर गा में पेंट होगा, ये ऊपर और ये नीचे, ठीक है। उसके बाद ये जो लाइन था ये भी क्या था, इसको भी अगर आप देखेंगे तो छोटा है, मतलब ये इससे भी छोटा, मतलब ये जीरो की तरफ आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा। तो ये भी देखिए हम नीचे की तरफ डायरेक्शन इसका दिए हैं, ठीक है, ताकि ये पेंट नीचे की तरफ हो। तो नीचे जैसे देखिए ये इधर आया, ये इधर आया और ये भी इधर आया, तो यही वाला ये जो पेंट आपको दिख रहा होगा अच्छा से, यही आपका फिजिबल रीजन हो जाएगा, मतलब कि पेंटिंग का एरिया हो जाएगा, ठीक है। इस एरिया में ही आपको पता करना है कि मैक्सिमम कहाँ है और मिनिमम कहाँ है। तो देखेंगे तो आपको ये कॉर्नर पॉइंट दिख रहा होगा, एक ये है, एक ये है और एक ये है और एक ये है, बस यही है, ये वाला हट जाएगा, ठीक है, और ये हट जाएगा। तो 1 2 3 4 5, 5 को कॉर्नर पॉइंट है, पाँचों का नाम लिखिए, ए बी, ये सी है, ये डी है और ये ई है। पांचों का पॉइंट हमें पता होना चाहिए। तो देखिए इसका तो पता है, इसका भी पता है, इसका नहीं पता था, तो इसके लिए आप क्या करिए, y का मान 4 है तो इस इक्वेशन में रख दीजिए। ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है कितना है, x प्लस 2y बराबर 10 है, तो इसमें y का मान 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8, ऐसे 4 दूनी 8, इधर घट जाएगा तो 10 में से 8 घटेगा तो 2, x का मान 2 आ जाएगा। तो यहाँ जो पॉइंट आएगा आपका 2,4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं 2,4, ये वाला बिंदु। और ये तो बिंदु स्पष्ट दिखेगा कि y बराबर 4 है, मतलब कि 4 पर काटा है तो 0,4 ही है, क्योंकि यहाँ 0,5 था, तो 0,4 है। उसके बाद ये पॉइंट पता हो गया और ये तो स्पष्ट दिख ही रहा है 0,1 है। तो हमें कॉर्नर पॉइंट ये पता हो गया, क्या क्या देखिए, 1,0, 10,0 और ये वाला कितना है 2,4 और ये कितना है 0,4 और ये कितना है 1,0। ये 0,4 कैसे है ना समझ में, तो y के मान 4 है और इस रेखा पर ही है ना, यहाँ पर तो ये स्पष्ट दिखेगा ही जहाँ पर ये पॉइंट है। तो ये पांचों पॉइंट को आपको करना क्या है, जेड में बैठा देना। तो जैसे ही जेड में बैठाइएगा तो देखिए ध्यान से, कॉर्नर पॉइंट ए बी सी डी ई ए आ गया है और 2x प्लस वाई आपका z है। तो इसमें रखते हैं 1 रखेंगे इसमें x के मान, तो ये 2a रह जाएगा क्योंकि y का मान 0 है। x का मान 10 रखेंगे तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 और y का मान 0 मतलब 20 रह जाएगा। x का मान 2, y के मान 4, तो 2 दूनी 4 और ये 4 रहेगा, ठीक है। तो 4 4 कितना हो जाएगा 8। x का मान 0 तो ये 0 हो जाएगा, y के मान 4 तो 4 रह जाएगा, 0 प्लस 4 4, और x के मान 0 तो ये 0 और y के मान 1 यानी 1 रह जाएगा। और आपसे पूछ रहा है न्यूनतमीकरण, मतलब मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो मिनिमम तो सबसे छोटा वाला होता है, तो यानी कि 1 है। तो अतः कह सकते हैं कि z का न्यूनतम मान कितना है, 1 है। किस बिंदु पर, तो इस बिंदु पर e 0,1 पर, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि z का न्यूनतम मान बिंदु 0,1 पर 1 है, और ये आपका आंसर है। इतना बनाएंगे तब जाके आपको 5 अंक आपको मिल सकता है। लेकिन हाँ, ग्राफ थोड़ा सा बेहतर बनाइएगा। ग्राफ के लिए आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाइएगा तो हम एनसीईआरटी का भी बता चुके हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन का भी बहुत सारा बताएं। क्रैश कोर्स वाला वीडियो प्लेलिस्ट भी देखिएगा तो उसमें भी आपको कई वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था आप लोग का मॉडल सेट का प्रैक्टिस क्वेश्चन सारा करवा दिए हैं। आप एक बार 1-2 बार जरूर बनाएं और सारा टॉपिक सीखने के लिए आप प्लेलिस्ट में चेक करें, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।